अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साबिर करीमी है और पेशे से मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। हर एक इंसान के ज़हन में कुछ सवालात होते हैं जो वो ख़ुद से पूछता है, जो वो माशरे से पूछता है, जो अपने दोस्तों से पूछता है और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। मेरे जहन में भी चंद सवालात हैं। उन सारे सवालात में से एक सवाल ये है कि मैं पढ़ लिख क्यों नहीं सका, क्यों मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक बना। अब जब ख़ुद मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ तो जवाब आता है कि मेरे मुआशी हालात वजह बने मेरे ना पढ़ने की। लेकिन ये सवाल अब मैं अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ, माशरे से भी पूछता हूँ, तो कोई पॉजिटिव, कोई अच्छा जवाब, कोई सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मुझे मिलता। आज भी मेरे दो पढ़े लिखे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़े लिखे दोस्त, एक हाफिज़ रजब साहिब हैं, माशाल्लाह हाफिज़ हैं और इंजीनियर बन रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे। दूसरे मेरे दोस्त हैं शहज़ादा मोहम्मद अरमग़ान बेग भाईजान, और ये माशाल्लाह मैथमेटिशियन है। अब मेरा ये सवाल इन दोनों से भी यही है, मैं पर्सनल भी इनसे पूछता रहता हूँ, आज मैं ऑन कैमरा भी इनसे पूछ रहा हूँ कि यार मैं पढ़ लिख क्यों नहीं सका, क्या सिर्फ मेरे माशी हालात ही ये वजह है। शुरू करूँगा मैं अरमग़ान बेग भाई से, अगर वो इस पर कुछ रोशनी डालें। जी साबिर भाई, बिल्कुल। अक्सर जब हम मिल बैठते हैं तो हमारी मेन गुफ्तगू का टॉपिक यही होता है कि अपने मसाइल वगैरह या रोज़ाना के मामलात को डिस्कस करने के बाद अक्सर बेशतर यही पूछते रहते हैं हमसे साबिर भाई। तो वहाँ पे भी जवाब को हम टाल मटोल में इस तरह सब कर देते हैं कि कुछ इस तरह से हो कि यार ये, क्योंकि ये सवाल इतना कि भारी है ना कि इसका जवाब एक वीडियो के ज़रिए या चंद घंटों के अंदर देना बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप गिनवाने पे आए ना, तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स इसमें आते हैं जिनका होना और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनका ना होना, वो हम सारा कुछ में आ जाता है इस मामले के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि सबसे जो इसका बड़ा इशू है ना अगर शुरू जिस तरह कि आपने जिस लेवल पे आके आप तालीम से जो मुनक़ता हुए, बिल्कुल वो स्टेज, उस स्टेज के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे मामलात हैं जो बच्चे को दुश्वारी आती है या फेस करने पड़ते हैं। और उसमें मेरे ख़्याल से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बिल्कुल वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यानी कि उस स्टेज पे अगर, और वो स्टेज भी इस तरह से होती है, जैसे हम मैट्रिक को देख लें, मैट्रिक तक बच्चे के जो ज़हनियत होती है ना, वो कह लें कि गर्म लोहा होता है। वो अगर तो चाहे तो हम ऐसे ही किसी भी शेप में उसको ढाल लें, प्यार से, इत्मीनान से, ठीक है ना, किसी भी तरह से, और अगर छोड़ने पे आए तो वो बेलगाम घोड़े की तरह हो जाता है हमारे पास। तो उसमें मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं एजुकेशन सिस्टम के, तो उन पे मेरे ख़्याल से आप सब ज़्यादा तफसील से थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकेंगे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इस हवाले से कि एजुकेशन सिस्टम जो है ये बच्चे की जो एक समझ लें कि जो ज़िंदगी है उसके ऊपर बहुत ही गहरा जो है असर जो है उतना रखता है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, सिर्फ और सिर्फ माशी हालात के हवाले से देखा जाए, यही सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। ये एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि इकोनॉमिकली या कि माशी तौर पे अपने घर से, बिल्कुल उनको घर से सपोर्ट होती है उन बच्चों को, लेकिन वो पढ़ लिख नहीं पाते। बिल्कुल ऐसी दोस्त और भी हैं मेरे बहुत से ऐसे। हैं जिनको घर से इस तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन वो लोग फिर भी अपने आप को ना उस तरह से नहीं देख पाते। उसमें बहुत से फैक्टर हैं। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें इन बहुत सारे में फैक्टर में से, कि पहले नंबर पे हम देख लेते हैं अपने स्कूल का, अपने कॉलेजेस का माहौल हमारे मतलब स्कूल कॉलेजेस का बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। अगर हम बात करें एक क्योंकि हम भी इन चीज़ों से गुजर के गए हैं, स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें हमने देखी। तो अगर इसमें ये चीज़ें देखी जाए ना, सबसे पहले कि एक कॉलेज जो होता है ना, कॉलेज अगर एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छा इदारा जिसकी मैं बात करता हूँ, अच्छे इदारे में अगर दो पढ़े लिखे लोग आपस में बात करते हैं ना, किसी भी हवाले से, किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो मुकालमा होता है, वो बहस नहीं होती। अगर किसी भी अच्छे कॉलेज में अगर दो बंदों का आपस में किसी भी वजह से वो हम ख्याल नहीं है, मुखालफत में कोई बात किसी वजह से आगे एक दूसरे से ना मतलब क्लैश कर गई है बात आपस में, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ हम ये कहेंगे कि तालीमी एक तरह से कह लें कि हमारा जो है एक ट्रैक के ऊपर नहीं है, ठीक है, हम ख्याल नहीं है, इतना तस्वर किया जाता है। नफ़रत नहीं पाई जाती कि ये बंदा मेरे ख्याल के साथ नहीं मिलता, इसका मतलब ये बुरा। सही बात ठीक है। है, वहाँ पे नफ़रत नहीं होती, वहाँ पे समझ लें कि एक
क्लैशमेंट या एक मतलब उस तालीमी लिहाज से ना उस चीज़ को हम कह सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर ये इस तरह की चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। हमारे यहाँ पे अगर किसी बंदे ने, बल्कि हमारे यहाँ पे तैयार ही इस तरह से किया जा रहा है कि अगर मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है तो अगले बंदे ने मुझसे एग्री होना ही होना है। अगर वो एग्री नहीं होता तो इसका मतलब वो सबसे बुरा इंसान है। हाँ, वो जाहिल है, मेरी बात नहीं मानता तो वो जाहिल है। एक्सेप्ट करना किसी इंसान को सिखाया ही नहीं जा रहा। किसी बंदे के जो भी ख्यालात हैं उसकी रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया जा रहा, बच्चों को ही, छोटे से लेकर बड़ों तक। ठीक है, हमें सिखाया ही नहीं जा रहा कि अगले बंदे ने अगर कोई अपना आइडिया दिया है, अगर डिफरेंट है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। एक अच्छा तालीमी निज़ाम रिस्पेक्ट करता है हर किसी के आइडिया की, हर किसी की ख्याल की, हर किसी की सोच की। लेकिन हमारे यहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है। और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे का हर चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई बच्चा कोई डिफरेंट बात करता है, अलग बात करता है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये देखो जी, ये सर नाल बहुता सियाना। कोई बच्चा जो है वो कोई अच्छी बात करता है ना, कि सर ने अगर वो बात नहीं की हुई, बच्चे ने वो नोटिस किया, तो उसके साथ के बच्चे ये कहते हैं लो इनू बहुता पता। तो ये एक फैक्टर ये भी है कि हमें उस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो नहीं दिया गया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ना ये जहाँ पे आप सब बड़ा अच्छा बता रहे थे, उसमें ये इन्वायरमेंट के हवाले से ना इसी तरह से कि क्लास में अब देखें ना, सरकारी स्कूल को अगर ले लिया जाए तो एक क्लास में 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं, तकरीबन 100 भी होते हैं। और वो भी समझ ले एक सेक्शन की बात करूं तो एक ही क्लास के उस सेक्शन भी डी ई तक चलते हैं, और उनमें भी 40-50 मिनिमम बच्चे इतने बैठे होते हैं हमारे पास। अब उनमें वो बच्चे जो कि उस फील्ड में, अब देखें बच्चा एक जैसा नहीं होता। पहली बात ये कि हर बच्चे की मेंटालिटी कुछ को फिल वक्त उसी वक्त समझ आ जाती है और वो बात पिक कर लेता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर थोड़ा टाइम देकर समझाया जाए प्यार से तो वो उससे भी अच्छा रिस्पांस देते हैं हमें। लेकिन चूंकि टीचर को पता है कि मैंने आना है, आकर उस तरह से पढ़ाना है, जो आगे बच्चे बैठने वाले हैं जो समझ जाते हैं फिल वक्त बात को, उनको ठीक है, बाकी को नहीं आए तो वो। अब एक क्लास में अगर 6ठी क्लास में उस बच्चे के ऊपर ये रिस्पांस आ जाए बच्चे का, उस पर टीचर ने इस तरह से तवज्जो ही नहीं दी, वो कहता है जी पढ़ाया नहीं तो मुझे देखते नहीं, या उसके सामने दूसरे बच्चे की हौसला अफजाई की जाए और उसकी ना की जाए, मॉनिटर ही कह लें कि वो दाता हो जाता क्लास का, जी उसी ने लेन देन करना है, अलमारी की चाबी उसी के पास है, जो हमारा सिस्टम है उसी ने हर चीज़ मामलत करना है, फीस इकट्ठी उसने करनी है, पेपर फंड जो भी काम है सारे उसके हवाले, और हम सिर्फ ऐसे ही जाते हैं, हम नीचे 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 रह जाते हैं। एक क्लास से वो दूसरी क्लास में जैसे तैसे पहुंचा, आगे देखा फिर वही माहौल, चलते चलते उसमें इस तरह का वो पस्ती आ जाती है कि वो इस तालीमी निज़ाम से ना कूच कर जाता है। वो कहता है नहीं जी, जहाँ पे मेरी इज़्ज़त, जहाँ पे रिस्पेक्ट, जहाँ पे मुझे पहले रखा जाता है वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल ना ये जो स्कूल लाइफ होती है ना हमारी 8, 9, 10 क्लास, ये उम्र ही बच्चे की ऐसी होती है, बागी तबीयत होती है बच्चे की। ठीक है, वो अपनी हर चीज़ को वो हर चीज़ को वो समझता है कि जैसे मेरे तो बड़ा को चौधरी कोई नहीं, वो अपने आप को बहुत बड़ी बलास समझता है। वो एज ही ऐसी है, उसमें बच्चे का कसूर नहीं होता। हमारे यहाँ पे खैर बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, जो हमारे माशाल्लाह उस्ताद का तबका है इस हवाले से, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल मौजूद है कि बच्चा जो पढ़ नहीं पाता। हाँ जी, मसलन हम उस बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे को, हमने उसकी गलती तो हाईलाइट कर दी, हमने बता दिया भाई तुम ये गलत करते हो, ये गलत करते हो, ये गलत करते हो। लेकिन जब वो बच्चा अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। गलती हमने पूरी क्लास के अंदर उसकी बता देनी है कि ये बंदा ये छुट्टियाँ कर रहा है, ये बंदा बहाना बना रहा है, ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये बंदा काम नहीं करके आ रहा। पूरी क्लास के सामने पिटाई भी उसकी कर रहा है। दो मीठे बोल नहीं बोलते। लेकिन उस बच्चे का दिल बढ़ाने के लिए हमने कोई एक ऐसी बात नहीं क्लास के सामने करने की जिससे उसका हौसला बढ़ जाए। मुझे याद है, मेरा एक ना, मैं आजकल पढ़ा भी रहा हूँ इसी हवाले से, तो एक मेरा स्टूडेंट है, उसमें वो ज़रा पढ़ता नहीं है ज़्यादा, वो मतलब थोड़ा सा समझ नहीं कि ज़रा इस तरह से ही है, मतलब ये नहीं कि ज़हीन नहीं है, ज़हीन है, लेकिन वो ज़रा मेहनती नहीं है उस हवाले से। तो मैंने उससे एक बात कही है, मैंने उसको बोला कि यार तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी पूरी क्लास में नहीं है, तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट, वो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है कि तुम उस इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाते हो कि नहीं उठाते, ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने अपने इस पूरे जितनी भी मैंने अब तक जो है एजुकेशन के साथ जो अपनी मेरी लाइफ मुस्लिक रही है ना, मुझे भी थोड़ी बहुत बंदों की पहचान है। इस तरह से मैंने उसको बात सुना के, तो मैं कहा तुम जो है ना, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बस तुम इस्तेमाल नहीं करते। मैंने बस इतनी बात उस बंदे के दिमाग में डालनी है। आज की डेट में, तकरीबन ये 2-3 माह पहले की बात है, आज की डेट में वो बंदा सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। क्लास में जितने भी टेस्ट होने हैं, जो भी मैं क्वेश्चन करता हूँ, वो बंदा सबसे पहले जवाब देता है, क्योंकि उसको मैंने बात जो है वो क्लास के सामने की हुई है कि तुम सबसे, सही बात है, मेरी क्लास में सबसे डल बच्चा था वो,
और इस वक्त क्लास में सबसे टॉप पे है अगर देखा जाए पढ़ाई के लिहाज से। उस बच्चे को यकीन हो गया हुआ है कि मेरे अंदर एबिलिटी है, बस मुझे यूज़ करना नहीं आती और मैंने इसको यूज़ करना है। मैं उसको अल्लाह ताला मैंने कहा गिफ्ट अप्रिशिएट ये बड़ा ये एक बहुत पॉइंट है कि बच्चों को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उनको उसकी मेहनत का सिला नहीं दिया। बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हौसला चाहिए, चाहे उसके वालिदैन उसको दे दें, चाहे उसका उस्ताद उसको जो है वो अप्रिशिएट कर दे उसके किए की थोड़ी सी कदर कर ले, बच्चा इसमें खुश है। बच्चे को और कुछ भी नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो जब उसको घर से भी यही फ्रस्ट्रेशन, घर वाले भी जो हैं वो कहते हैं स्कूल से तुम्हारी ये शिकायत आई है, अकेडमी से तुम्हारी ये शिकायत आई है, स्कूल जाते हैं वहाँ पे टीचर तुमने ये नहीं किया, तुमने फ़लाँ काम नहीं किया, तुमने फ़लाँ काम नहीं किया, अकेडमी जाता है पूरा दिन बच्चा जो है वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होता रह रहा है, ठीक है, जहनी दबाव का शिकार है। तो जब इतना दबाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसने फटना ही है एक दिन, उसने फिर कहना है भाई जान छोड़ो मेरी, काम करना मुझे समझ में आता है। देखिए जहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना, वहाँ से एक बात ये भी निकलती है कि जब हम प्रेशराइज करते हैं ना बच्चे को, तो बच्चा मेमोराइज शुरू कर देता है, फिर वो कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाता, और यही वजह है कि हमारा जो रट्टा सिस्टम है ना वो यहाँ से जनरेट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब मुझे पता है जी मैंने फ़लाँ स्कूल का काम मुझे टीचर्स ने हर बुक का अलग-अलग दिया है, उसने कहा जी कल ना आया तो कान पहला बोझ भर के आने ने, ऐसे ही तो उसने क्या करना है, घर आकर उसने कहना जैसे तैसे है, घंटा लाओ काम मकाओ रटा लगाओ गेज। उसको कॉन्सेप्ट का कोई उसके कॉन्सेप्ट का जिक्र ही नहीं उसने करना है जी कि ये काम मिल गया जी फलां सवाल एंज होना है, बस ठीक है। वो है ना लब के छोटी सी हमने याद कर लो। हाँ बिल्कुल जान छुड़वानी है। एक और चीज़ है ना, हम बच्चों को ना जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कंप्यूटर ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, हम बच्चों को ना जैसे कुरान पाक नहीं हिफ्ज़ करवाते, सही इस बात है। तरह से हम हिफ्ज़ करवा रहे हैं। जिस तरह कुरान पाक एक हाफिज़ है ना, उस बंदे ने पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, बिल्कुल दुरुस्त पढ़ेगा, गलत नहीं पढ़ेगा, दुरुस्त पढ़ेगा, लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। हमने कुरान पाक के हिफ्ज़ की तरह ही बच्चों को किताबें हिफ्ज़ करा रहे हैं। आज की डेट में बच्चों को फिंगर टिप्स, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं आपके सामने, बहुत बड़े टीचर हैं, इतना मतलब मैथ है उनका, इतना मतलब वो टैलेंटेड हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बच्चों को सवाल कह लो उसी वक्त डेफिनेशन लिख के बताएंगे, उसी वक्त डेफिनेशन सुनाएंगे, कभी पूछो इसका मतलब क्या है, वो नहीं उनको पता। हम बच्चे को रट्टा लगवा रहे हैं। बच्चा आजकल देख साहब पता है क्या सिस्टम है कि बच्चे को हम देखने नहीं देते, बच्चे को हम सुनने नहीं देते, बच्चों को सिर्फ हम रटवाते हैं। रटा लगा लिया बच्चे ने, अब उसने जो बात भी करनी है उसने वो रट्टी रटाई बात करनी है, आइडिया नहीं देना उसने कोई भी, उसने खुद से कोई भी आइडिया जनरेट नहीं करना। वो टीचर यानी कि सिर्फ रट्टा ही लगवा रहे हैं। वो हमारा भी वो एक टीचर आता था ना, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो क्लास में आते थे पंजाबी बोलते थे, ओए खलो ओए इथों ले आगे तो तक तू पढ़ इस तो अगो तू पढ़ना शुरू कर दे, अगो पढ़ी जाओ। ऐसे ही खड़े हो गए तो वो पढ़ना बच जाओ, जो पढ़ता गया वो ठीक है, जो नहीं है बाहर 2 छोटियां खाते जा, तू थक गया तू भैया तू पढ़। वैसे ही ना इथों ले आगे इथों तक तू पढ़, इथों अगो तू पढ़, भाई वो पढ़ाते जाना है उसको। नहीं चलो वो तो एक दौड़ आपसे कोई 5-4 साल पहले की बात है, कोई 7-8-10 साल पहले की बात है, लेकिन आज थोड़ा सा जदीद हो चुका है दौर। सिर्फ दौड़ जदीद हुआ है, सोच वैसी है, कार्रवाई वही है, बस करने का तरीकाकार बदल गया है। अब बस इंग्लिश में होती है बात वो वाली जो पंजाबी में होती थी या उर्दू में बात होती थी, अब वही तरीका वारदात इंग्लिश में डाला जाता है। ये 2 डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करके आ जाए, ये पेपर में आ जाएगी। बच्चे को मतलब ये तुम सीखोगे कुछ नहीं, ये पेपर में लाजमी क्वेश्चन है। वो ना उस दिन बच्चा ना डेफिनेशन के निशान लगवा रहा है जी, मैंने कहा जी फलां इस इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो एक ना पीछे से उठ के एक बच्चा है ना बड़ा मासूमाना सवाल मुंह बना कर तो पास आकर सर जी फुल स्टॉप तो पहला के बाद हो। मैंने भी बच्चे को क्वेश्चन मैंने फिर उसको पकड़ के मैं कहा बाज हूँ। मैंने उसको एक क्वेश्चन का बताया, मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें कहा इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। सर ये पेपर में आएगा, मैंने कहा हाँ आएगा, मुझे तो है, मैं कौन सा पेपर सेट करने वाला हूँ, मैं कहा अच्छा है मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ना भी आएगा तो आपने प्रिपेयर करें आप इसको, फ़ायदे का। सर अगर ये पेपर च ना आया तो फिर, मैं यार ना आया तो तुम सीख जाओगे। सर फिर मैं तो मेहनत करांगा इन्नी ज़्यादा, याद करांगा तो पेपर च ना आया तो फिर मैंने की फ़ायदा होएगा। मतलब मैं उस बंदे की ये पेपर में पास होने के लिए याद करना असल पता बात क्या है, इसमें कसूर टीचर का नहीं है, कसूर है हमारे पेपर पैटर्न का। बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि चेंज ही नहीं होता, स्कीम और बना बनाया एक सिस्टम
कि जी वहाँ से लेके यहाँ तक चलता आ रहा है, हमारे बाओजदाद ने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा जी कि एनुअल पेपर यहाँ तक, इस क्लास तक एनुअल पेपर है, आगे सेमेस्टर सिस्टम है, और एनुअल पेपर में ये फलां फलां चैप्टर कर लो, फलां फलां पेपर में आएगा, और आप गैस पेपर मिलते हैं ना, वो गैस पेपर में वो याद कर लो। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा कारोबार इस चीज़ पे हो रहा है ना हमारे पास, हम उसकी की बुक ले देंगे जी, जिस किताब की मुताले की बुक का क्या फ़ायदा जी। वो टीचर भी फिर यही कहते हैं ना, देखें ये बच्चा मेरे पास पढ़ता है और इसके 80+ नंबर आ गया, वो कैसे आ गया, गैस पेपर से आए हैं। एक और मसला है ना, चलें ये तो पेपर पैटर्न की तो हमने मान ली, ठीक है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे जो रेस लगी हुई है नंबरों की, इसमें उनकी भी तो मजबूरी है। अगर एक बच्चा अगर नंबर नहीं लेता, मैं दूसरी तरफ से बात करता हूँ ना, अगर ये बात को बच्चा को सुन रहा है, वो कहे कि ठीक है हम लोग पढ़ना शुरू कर दें, हमारे पेपर के अंदर अगर मार्क्स कम आए तो हम कम मार्क्स लेके कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है, जो एक मतलब घोड़े भगा रहे हैं कि भाई बस निकलो, नंबर लो नंबर लो। अब देखिए बेग साहब, हमारे यहाँ पे ना कोई बच्चा है ना, मेडिकल के अंदर उसने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसने कंप्लीट किया, उस बच्चे के नाम मार्क्स आ गए हैं 90%। अब 90% मार्क्स हैं, मेरिट बना है 95, 96, 97% इसका मेडिकल का। अब वो बच्चा जो 90% लेके बैठा है ना, उसने पूरा साल ज़ाया करना है, उसने एडमिशन नहीं लेना, अगले साल उसने रिपीट करना है। सही बात है। अब यहाँ पे बच्चे को यही नहीं समझाया जाता कि यार तुम में अगर याद करने की हिम्मत आ चुकी है, तुमने 90% लिए हैं, 92% लिए हैं, जितने भी तुमने लिए, तुमने मेहनत करके लिए, तुमने पढ़ के लिए, तुम्हारे अंदर पढ़ने की जो समझने की जो कोशिश है, जो हिम्मत है तुम्हारे अंदर मौजूद है, पोटेंशियल तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर तुम मेडिकल नहीं करते, तुम कुछ और कर लो, बहुत सी फील्ड है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे नहीं, बस नंबर लेने हैं और ना लेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक ये भी बड़ा मसला है, नंबर का बहुत सिस्टम है, घर से प्रेशर, स्कूल से प्रेशर, टीचर से प्रेशर, बस याद करवाते हैं, ये याद कर लो, ये पेपर में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। वो टीचर हमारे एक आते थे क्लास में, वही टीचर वो जो कहते थे इथों तू पढ़ दे, इथों तू पढ़, वो आते थे, बेग साहब को भी याद होगा, हम इकट्ठे ही पढ़े हैं। अच्छा खासा याद है। वो 8वां पीरियड पढ़ाते थे वो लास्ट वाला जी, आपको भी, हम तीनों इकट्ठे पढ़े हैं। तो वो जब आते थे क्लास में तो कहते थे इथों ला गई ना, याद करो या मैं सुन लगा जे। तो बच्चे हम सब रट्टा लगा रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद हो गया। जो इथों 3 बच्चों को उठाना है जो कि पढ़ाई में थोड़े ठीक हैं, एक उनमें अरमान बेग भाई भी होते थे। बेग तू आया लैन को सुनना शुरू कर, हाफिज तू आया लैन को सुनना शुरू कर, इमरान तू आया लैन तो सुनना शुरू कर दे। वो 3 बच्चे उठे, उन्होंने सुनना शुरू कर दिया, जो रट्टा रुट्टा लगाया वो बोलते गए हैं। अच्छा, वो अब टीचर ने नहीं आके सुनना, ऐसी है बेग वेला यार, वेला बाधे यार, बाधे बेग। तो रमगान ने कहना बैठ जाओ तो बैठ गए, उसने कहना नहीं खड़े रहो तो खड़े रह गए। वो तब उस वक्त की बात होती थी। बस यही कि रट्टा लगाते जाओ। अब वो जो रट्टा लगा के याद किया हुआ है वो अभी मुझे याद नहीं है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, यू कैन हैव एन अमेजिंग मेमोरी बाय डोमिनिक ओब्रायन। उन्होंने उसमें बताया था कि चीज़ों को याद कैसे करना है। वो टेक्नीशियन दिमाग की कोई टेक्निक बताई थी कि इंसान को किस तरह चीज़ें याद होती हैं। तो वो मैंने अपने ऊपर एप्लीकेबल की, अपने दोस्तों पे भी की थी, इन दोनों पे, तो वो माशाल्लाह ठीक चल गई। वो पता चल गया कि इस तरह याद करते हैं जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। मैं वो स्पॉइल नहीं करूँगा। मैंने वैसे PDF ही पढ़ा था, पाकिस्तान में मुझे वो बुक मिली नहीं, बाकी बुक्स तो मेरे पास हैं, ये इधर रखी हुई हैं मैंने, यहाँ कहाँ पे। तो इस तरह बुक्स पढ़ के तो मैंने खुद को एजुकेट करने की कोशिश की है। ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी हद तक अपने आप को एजुकेट कर पाया हूँ और कर रहा हूँ। मैं अभी प्रोसेस में हूँ मैं। तो आप लोग तो यही बता रहे हैं कि वो बस रट्टा सिस्टम जो है, यहाँ याद कर लेते, गैस पेपर देख लो, तो यही सिस्टम चला। मेरे माशी हालात के अलावा तो यही फैक्टर बहुत से फैक्टर ये देख सकते हैं ना कि आप लोग यहाँ पे कुछ बड़े से पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास डिग्रियाँ हैं और डिग्रियाँ। अच्छा, 1-2 मेरा दोस्त है, मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा, 2 दोस्त हैं मेरे, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। मैं वो थोड़े दिन पहले उनका ना पेपर हुआ, मैं उनकी एक बात बताऊँ आपको। वो उसकी मैंने बाइक ठीक की तो बाइक देने गया, वो कह रहा था मुझे चाहिए, मैंने पेपर देने जाना है। तो मैं बाइक ले के उसकी दुकान पे गया, वो खड़ा हो गया, मैं तो वेट कर रहा था दूसरे दोस्त का, दोनों ने BA का एग्ज़ाम देने जाना था। वो दुकान पे खड़े हैं तो वो कह रहा है खलोइया यारो उन्होंने आ लेंदे तो मैं फिर तू टुर जाई। मैंने कहा ठीक है, मैं उधर खड़ा हो गया। अच्छा, वो दूसरा दोस्त आया, उसने आके एक बुक दी है उसको, इतनी मोटी बुक दे के कहता है ए किताब रखी ही तू। यानी बुक ही नहीं उसके पास,
वो कहता है किताब रखी ही मैं आप पेपर देने आ जानो, कहता है किताब रखी ही मैं। फिर 2017 का एक पेपर उसने पुराना निकाला, कहता ये 2017 का पेपर मिला है, एक दो और उसने गैस वाले क्वेश्चन लिखे हुए थे, वो पता ऊपर ही उसके लिखे हुए थे। कहना है देख लो, वो उसमें 2-3 सवाल आए, तो मैं एशिया में कौन से मुल्क, ये वो ज्योग्राफी के लिहाज से था कोई वो पेपर, तो 1-2 के जवाब तो मैंने दे दिए। मैं पूछा यार तुम ये पास हो जाओ, कहता ले 60% प्लस नंबर ना, मैं पिछले सेमेस्टर से पास हो गया। ऐसा ही है तो भी मैं हो जाना, यानी ये भी नहीं पता कि मैंने बुक कौन सी रखी है, और वो बंदा पास हो रहा है 60+ नंबर के साथ। अच्छा वो BA कर ले, इसी तरह वो MA वगैरह आगे भी पढ़ ले, वो टीचर लग जाए तो वो फिर उसने इसी तरह पढ़ाना है, तो ये जो दूसरे टीचर हैं फिर यकीनन ये भी इसी तरह पास हुए होंगे। नहीं, ये तो खैर सभी की मैं बात नहीं करता, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि इसी वजह से एक ये भी फैक्टर है कि हम लोग तालीमी याफ्ता हैं, तरक्की याफ्ता नहीं है। हमारे जो जितने भी बड़े बड़े जो असर रसूख वाले लोग हैं ना, इनका कभी देखे ना कि जहाँ पे ग्रेड कितना है, केड़े लोग जिनका मतलब असर रसूख है, जो मतलब ऊपर बैठे हुए हैं आप लोगों के ऑफिसर्स वगैरह जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि ग्रेड कितना है 18वां 19वां 20वां 21वां स्केल है, और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो मेरे ख्याल पहला ग्रेड भी डिजर्व नहीं करती। यानी वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं जी फ्लॉपी डिस्क क्या, व्हाट इज माउस, व्हाट इज कीबोर्ड, वो कहता है वो जो तू पढ़ा रहा है उससे ज्यादा 50 गुना तेज डिवाइस मेरी जेब में है, मैं तुझे बताता हूँ क्या। अच्छा हिस्ट्री के तौर पे पढ़ाएं फिर भी है, वो बुक में एक्चुअली लिखा हुआ है। हिस्ट्री तो ये होती है ना कि भाई ठीक है, एक फ्लॉपी थी, अब USB आ गई है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है, ये हो गई हिस्ट्री। यहाँ पे बताया जाता है ये फ्लॉपी का साइज इतना है, इसके अंदर डाटा इतना स्टोर किया रहता है, इसकी आगे से कैटेगरी इतनी इतनी है। यानी कि आज के दौर में अगर यही आउटडेटेड कोर्स की हम बात करें ना, किसी भी लोगों ने, पता क्या पहले वाला सिस्टम ये था कि जो पहले वाले उस्ताद थे, ठीक है, उन्होंने या अभी भी कुछ हैं इस हवाले से सब्जेक्ट्स को, किताबों को रट्टा लगाया हुआ, किताबें याद की हुई हैं, बस बच्चे को वो कॉपी पेस्ट मार दी है, बस ये काम है। अब नया कोर्स एक्सेप्ट टीचर ही नहीं एक्सेप्ट करते नया कोर्स। मैं सर बड़ा खुश हुआ था मैं जब ये सुनने में आया था ना कि इन्होंने इस बार ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस बार कुछ चेंजिंग आएगी, एजुकेशन का सिलेबस जो है ना ये चेंज होगा, मैट्रिक का इंटर का कुछ किताबें चेंज होंगी। तो यकीन करें जो जय्यद उलमा या जय्यद हमारे जो कहते हैं कि साइंस के उलमा हैं, उनको भी परेशानी हुई कि जी हम क्या पढ़ाएंगे, या हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक बुक ही, वो वकार जका ने एक बुक चेंज करवाई है, वो उसी कंप्यूटर का एक ही बुक चेंज करवाई है। उससे पहले जब अभी तो बुक इस साल चेंज हुई ना, इससे पहले आप लोग कंप्यूटर में पता क्या पढ़ रहे होते हैं कि जी कंप्यूटर के अंदर फोल्डर कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर के अंदर किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं, यानी कि वो बंदे आजकल। अच्छा ये उस जनरेशन को फोल्डर सिखा रहे हैं जो कि फोल्डर हाइड रखती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनको ये बताते हैं कि इंटरनेट होता क्या है, जो VPN यूज कर रहे हैं। जिन्होंने आधा जो आपका ये लॉकडाउन है, उन्होंने PUBG जो है वो VPN पे चलाई है, टिकटॉक VPN पे चलाई। हम उनको बताते हैं भाई इंटरनेट ये होता है, उसकी डेफिनेशन अभी उनको बता रहे हैं। और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात बता रहा हूँ मैं, ये 9-10 के अंदर तो है कुछ नहीं। 9-10 के अंदर पता है क्या है, कंप्यूटर होता था, उसका एक पापा होता था, पहले कंप्यूटर भी नहीं होता था, पहले अबैकस होते थे, फिर वैक्यूम ट्यूब्स आए, फिर ट्रांजिस्टर आए, फिर आपके प्रोसेसर आए, अभी ये आर्टिफिशियल। यार उस बच्चे को इंट्रोडक्शन दे दिया था, उससे आगे क्या है, आगे भी वही पढ़ा रहे हैं। आगे सेकंड ईयर तक उस बच्चे ने जो भी अब जो सेकंड ईयर तक का सिलेबस है ना, कंप्यूटर की ही बात कर ले, बाकी सब्जेक्ट्स की जितने भी आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने भी वही पढ़ा, आपके माशाल्लाह वाले साहब ने भी वही पढ़ा, आपके दादा ने भी वही पढ़ा होगा अगर उस वक्त एजुकेशन होगी जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1998 के अंदर 1998 की विंडो जो है अभी 9th क्लास का बच्चा करता है कि इस तरह से इस्तेमाल कैसे करते हैं, जबकि आप लोगों के पास जो मोबाइल है 6 GB रैम है इसकी, और कंप्यूटर के अंदर ये पढ़े जा रहे हैं कि जी कंप्यूटर के अंदर जो है वो 512 MB की रैम होती थी, मोबाइल के अंदर 6 GB लेके बच्चा घूम रहा है, और कंप्यूटर के अंदर 512 सबसे फास्टेस्ट रैम। वो मैंने कंप्यूटर वो चलाया हुआ है 2008 में, गालबन 7-8 में मेरे भाई ने लिया था, वो था P3, उसमें 128 MB रैम होती थी। और मैं कभी कभी देखता था। अच्छा वो कंप्यूटर चलाने वालों को याद होगा, कुछ चीज़ कॉपी पे लगाओ ना तो वो कहता था 128 दिन, वो फिर कम होते थे, फिर 128 दिन, फिर वो कहता था 1 घंटा, फिर 128 दिन। वो इस तरह ये बड़ी स्ट्रगल की हुई है हमने तो। आजकल के बच्चे को क्या पता, जो
UFS 3.1 चला रहा है। के पास तो है, उस बच्चे के पास अब आज के दौर में टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज का बच्चा जब ये पूछता है ना, जब हम उसको कोई भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट या मैथ का सब्जेक्ट, चले मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि चले वो आ जाता है उस फील्ड के अंदर के, जो अगर कोर्स जो है उसी तरह का भी रहे तो इतना नहीं, क्योंकि वो तो एक समझ लें कि इनोवेशन वो है ना, माइंड प्रैक्टिस है एक तरह की। अब कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट हैं डेली बेस के ऊपर तरक्की हो रही है, इसके ऊपर डेली बेस के ऊपर नए से नई चीज़ आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन आ रही है, उसके बाद कॉटलिन आ रही है, नई से नई। हाँ, इलॉन मस्क एग्जांपल देख लें, ठीक है, मार्स पे लेके जा रहा है। और आज हम अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि बच्चे ज़मीन पे कैसे रहना है। वो हमें वो मार्स पे जाके अपने बच्चों को पहला हंसी है जो रहने बिल्कुल ऐसे ही है ना, हम ज़मीन पे रहना सिखा रहे हैं कि ज़मीन पे ऐसे रहते थे या रहते हैं, ठीक है, वो अभी मार्स पे जाके शिफ्ट हो रही है। आजकल के बच्चों के लिए ना एक मीम मैंने देखी थी, तो वो बच्चे ने ऐसे डिस्क पकड़ी हुई है हाथ में, एक फ्लॉपी डिस्क, तो वो अपने किसी बड़े को कह रहा है आपने सेव बटन का 3D प्रिंट निकाला है, फ्लॉपी डिस्क को वो कह रहा है, वो वही होता है ना, वो कहता है आपने 3D प्रिंट निकाला है, यानी कि बच्चे 3D प्रिंटिंग वाले हैं। मैं जब बच्चों को आप फ्लॉपी डिस्क पढ़ाते हैं ना, आप बच्चों को फ्लॉपी पढ़ाते हैं, वो पूछते ही हैं सर ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है। अब सर ने खुद नहीं देखी वो कहाँ पे बताएं कहाँ पे इस्तेमाल होती है। सर ने खुद नहीं वो फ्लॉपी देखी, सर खुद सीडी की पता, तो जब सीडी चलती थी सर सीडी तक तो बता दें, ठीक है, सीडी तक तो सर बता दें कि सर डिस्क होती थी, डीवीडी थी, बड़ी सीडीएं चलाई हुई। हाँ वही ना, वहां तक सुना देता। अब सर कहाँ से उसको फ्लॉपी निकाल के दे, पता है सीडी ना लाइए जो वायरस ही ऐसे ही है ना। अब उसके बाद एक और इसके अंदर अगर आप इंक्लूड करें इन सारी चीज़ों का, अगर वाइंड अप करना कंप्यूटर, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर के ये कीबोर्ड होता है, फलां की ये काम करती है, फलां की ये काम करती है, ये माउस के 2 बटन होते हैं। यार खुदा के बंदो, वो माउस भी वो ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल जो आने कंपनी बंद हो गई है, खुदा के बंदे कंपनी बंद हो गई है ट्रैक बॉल बनाने वाली, हम उसको ट्रैक बॉल सिखा रहे हैं, भाई ट्रैक बॉल होती है, ठीक है। कंपनियां बंद हो गई हैं, कई कंपनियां बंद हो गई हैं, पता ही नहीं है लोगों को कि अब क्या चल रहा है। वर्चुअल हार्ड डिस्क का दौर आ चुका है, अब उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग आ चुकी है। हम बताते हैं जनाब कि हार्ड डिस्क जो है वो बनती इस तरह से है, यार उसको उसका वर्किंग कहाँ पे फोकस करे वो बच्चा। मेरे ख्याल से ना यार, मेरे ख्याल से अगर तालीमी लिहाज से ना, जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर जहाँ पे बच्चों के लिए बड़ी सहूलतें हैं ना, कि आजकल बच्चा जी यूट्यूब है, उसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं ऐसी जहाँ से वो सीख सकता है, और वो बेसिकली साथ में ग्राफिक्स दिखाते हैं कि इस तरह से ये काम हो रहा है, इस तरह से वो। यार अगर बच्चे के लिए इतने सहूलतें हैं तो क्या असातिज़ा के लिए नहीं है? बिल्कुल, असातिज़ा के लिए दुगनी सहूलत है, वो समझे तो सही बात को। बिल्कुल। अब असातिज़ा का बस इतना काम है जी, बच्चे ये टेक्नोलॉजी है, ये बच्चा है, उसको पकड़ के उसके पास ले आना है जी, उसको समझाना बच्चे तू रोजाना ये काम करता है ना, इसी का नाम ये है, तो रोजाना मोबाइल से खेलता है ना, उसी में सारी चीजें ये है। मसला पता है क्या है कि हमारे टीचर का काम कम हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन वो हम तब्दील करें तो फिर है ना, अपडेट हों तो फिर है ना। कोई भी इंस्टीट्यूट है वो दोनों को सिखाता है, वो सिर्फ बच्चे के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है, वो उस्ताद के लिए भी इंस्टीट्यूट है, उस्ताद भी सीखता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि एक मिथ बन गई है कि उस्ताद ने सीखना नहीं है, बस सिखाना ही है। अब यहाँ से इकबाल साहब का मशहूर वाक़या बड़ा याद आता है मुझे, और मैं उनको कोट करना चाहूँगा, क्योंकि शहर इकबाल का जिक्र ना हो, सियालकोट से ही है। तो वो इस तरह से ना कोट करते हैं, कहते हैं जी इकबाल साहब ना ऐसे ही जब पढ़ा करते थे दौरान तालीम, तो बड़े भागे भागे वो जा रहे थे कॉलेज की तरफ, तो किसी बंदे ने पूछा जी इकबाल साहब क्या बात है इतनी जल्दी में जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मैं, उसको पता भी है बंदे को कि इकबाल साहब ने बस्ता पकड़ा हुआ है किताबें, तो जा रहे पढ़ने जा रहे होंगे, एज भी उसने गया, तो लेकिन वो शायर बशरिक जवाब भी नहीं डाले, कहते हैं जी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब वो बंदा बड़ा परेशान जी कि यार मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि ये बंदा पढ़ने जा रहा है, स्टूडेंट है, अब हमारे साथ स्टूडेंट गुजरे पता नहीं चलता, लेकिन जवाब वो कह रहा है कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बहरहाल बात गुजरी, फिर कुछ 2-3 साल गुजरे, जब वो शोबा तालीम से वाबस्ता हुए, टीचिंग करना शुरू की उन्होंने, अब फिर वो जल्दी जा रहे हैं उसी तरफ। अब वो बंदा फिर वहाँ पे मौजूद देखता है और कहता है जी कहाँ इतनी जल्दी में, हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हैं? तो अब उनका फिर जवाब हुई, अब कहते हैं जी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो बंदे ने पूछ ही लिया जी कि तब फलां दिन था, फलां को मैं पूछा था आपको, आप मुझे पता भी था कि आप पढ़ाते नहीं पढ़ते हैं, तो आपने जवाब दिया कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और आज मैं जानता हूँ कि आप पढ़ाने जा रहे हो, आज आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये माजरा क्या है? तो इकबाल साहब का बड़ा खूबसूरत जवाब, कहते हैं जब मैं
पढ़ा करता था ना, तो तब पढ़ाने का मकसद ये था कि मैं क्लास में जाऊंगा, जाकर टीचर कुछ पढ़ाएगा, मेरे जहन में कुछ सवाल आएगा, मैं टीचर से पूछूंगा, कुछ का जवाब आएगा, कुछ का नहीं आएगा। तो जो नहीं आएगा वो घर जाकर टीचर पढ़ेगा ज़रूर। तो मैं अपने टीचर को पढ़ाने जा रहा था। और अब जब मैं खुद टीचर बना हूँ, खुद उस्ताद बना हूँ, तो अब मैं जाऊँगा, मेरे जैसा कोई बच्चा बैठा होगा, वो सवाल करेगा, कुछ का जवाब मिलेगा, कुछ का नहीं, तो मैं घर आके पढ़ूंगा। तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे माशरे में कोई इकबाल क्यों नहीं आ रहा? ये भी बात है, बिल्कुल। पहले भी तो है। आइडियाज नहीं ना, इनोवेशन नहीं है, थिंकिंग। मैंने आपको पहले कह दिया इस बात के हवाले से ना। इकबाल के अलावा आप क्या बता सकते हैं सियालकोट के बारे में? ना पूछो। एक नई इन्वेंशन वैसे आई है, सियालेर। सियालेर वो तो बिजनेसमैन ने बनाया ना, तो चलो ठीक है, वो भी एक बड़ी तरक्की है सियालकोट की। इकबाल के अलावा कोई शख्सियत, कोई सियालकोट से, बाबा जी सियालकोट के अलावा इसलिए मैंने कहा ना पूछो। नहीं, बाबा जी सियालकोट के अलावा, इकबाल के अलावा कोई शख्सियत अगर आपको कोट कर सके। पता है बात क्या है साबिर भाई, सवाल तो बड़ा आपने गहरा पूछा, और ये हकीकत बात है कि इकबाल इकबाल ही है, उसके अलावा कोई नहीं। और उसकी वजह पता है क्या है? अगर हम देखें ना, शहर इकबाल से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे और अभी किसी के सामने कोई गज़ल पढ़े ना, तो उसका मतलब ही वो लेगा जो उस पर बीत रही है। वो कुछ नहीं, वो उसको बस ये इश्क मशूकी वाली बातें हैं सारी। हालांकि इकबालियात को पढ़ा जाए ना, और बाहर के मुल्कों में क्या है कि मेजर सब्जेक्ट के तौर पर, अलहदा सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर इकबालियात पढ़ाई जाती है। उनकी शायरी को तुर्की में ले लें, वहाँ पे बड़ा उनका फ़रोग है। उसके अलावा अंग्रेज़ हमारे इनकी शायरी के मफ़हूम को समझते हुए अपनी ज़ुबानों में कोड करके तो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जी ये फ़लसफ़े होते हैं, ये फ़िलासफ़ी होती है, जो उनकी थिंकिंग थी। और हमारे यहाँ अब कोई उर्दू को फ़रोग तो दे के देखे ज़रा। वो आगे आप साहब ने पता नहीं क्या बोला, मैं क्या की केड़े लोग न्यूटन साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, उर्दू को कोई नहीं, तो आम जी ज़ुबान है, पढ़ ही लेनी है। तो ये बात सारी है कि जब हम देखें, हम सब्जेक्ट को भी हमने ना टीचर को छोड़ा ना स्टूडेंट को छोड़ा, सब्जेक्ट को भी हमने डिवाइड करके रखा है जी कि ये फ़लाँ फ़लाँ साइंस सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा तैयारी करनी है, लास्ट वाले महीने पढ़ लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। सर यहाँ पे पता है क्या इशू है ना, यहाँ पे हम जो भी आज के दौर, जो जदीद दौर आपका आ रहा है ना, यहाँ पे हर एक मुल्क, हर कंट्री पता है किसको प्रमोट करती है कि आप वो प्रोफेशन चूज़ करें जो जिसमें आपका पैशन है। सही बात है, पैशन वाला प्रोफेशन रखें। हर एक जो भी तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं या तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं, वो इस चीज़ को उन्होंने अपना मोटो बनाया हुआ कि पैशन जो है, आपने प्रोफेशन जो है वो पैशन वाला चूज़ करना है। हमारे यहाँ पे फोकस ही नहीं है, बच्चे किसी का भी फोकस नहीं है। वो एक यूट्यूबर है तैमूर सलाहुद्दीन मूरू, वो कह रहा है उसने कहा मैंने बाहर से म्यूज़िक सीखा और पता नहीं वीडियोग्राफी सीखी है उसने, पता नहीं इस तरह का कुछ कहा था। तो मेरे दिल में आई यार ये पढ़ाते हैं, ऐसे ही है बाहर ये पढ़ाते हैं ये चीज़ें। उधर डायरेक्शन का पता नहीं क्या कहा था, मुझे समझ नहीं आया, वो मूवी मेकिंग से रिलेटेड था कुछ। वहाँ पे देखिए एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एज ए सब्जेक्ट उसने कहा मैंने पढ़ा है, तो मैं यार पढ़ा दे रहे यहाँ पे अगर ये बात आप कर लेना कि बच्चे ने मरासी समझा जाता है। अगर इंडिया में अब जाके कॉमेडी का वो जो कपिल शर्मा शो से पता चला कॉमेडी है, आर्ट है, मतलब सारा कुछ, पहले वो मरासी आदमी जुगता लाता रहता। हमारे पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े लेजेंड गुजरे हैं सही बात, कॉमेडी के अंदर, अमानत अली है, अमानुल्लाह साहब हैं, मस्ताना साहब जो थे, सारे के सारे लेजेंड थे अपने दौर में, लेकिन वो मरने के बाद लेजेंड थे ना। जब वो जिंदा रहे हैं उनको मरासी ही काउंट किया जा रहा है कि वो मरासी है यार, छड्डो जी वही गाल है भला। तो ये चीज़ें हमें टैलेंट की पहचान नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अच्छा ये तो बात हो गई ना सातज़ा की। नहीं, मैं यही बात करने वाला था कि जैसे ये जो कह रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोफेशन के हवाले से, ये अपना पैशन इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे पहला किरदार वालिदैन के हवाले वालिदैन का होता है। बिल्कुल कि वालिदैन बच्चे को ना, देखिए उस्ताद के पास तो तभी जा रहा जब उसने चलना बोलना सीखना, उसको हमने देखा ना जी अब हमारा बेटा आपके हवाले है, और पहले आप उसको खुद जज करते हैं, वालिदैन देखते हैं। लेकिन बेग साहब मेरा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है इस हवाले से। जी जी, हम अभी तक हमारा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि हमने क्या पढ़ना है, यही क्वेश्चन है ना। बच्चा जो है वो कंफ्यूज होता है, सर मैंने क्या पढ़ना है, मैंने फिजिक्स पढ़नी है, मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है, मैंने क्या पढ़ना है। कभी किसी ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि मैंने क्यों पढ़ना है आज तक। अब एक बच्चा जो है जिसने 9-10 के अंदर बायो रखी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, वो बच्चा FSC प्री इंजीनियरिंग कर रहा है और उसके बाद वो IT के अंदर आ गया।
सही बात ठीक है। है, मतलब उसको कंफर्म श्योर नहीं ना मैंने क्या करना, तो क्यों करना है इसका मुझे तब जवाब। अच्छा, अब इसका ना पहले जवाब तो मैं जिसने उसका जो भी है, लेकिन पहले ये आपको बाद में क्लियर करूंगा कि आज का बच्चा अगर मैट्रिक के बाद एफएससी में जाता है या चले इंटर के अंदर जाता है, उसके आईसीएस एफएससी मेडिकल के सब्जेक्ट वो डिस्कस किससे करता है जी? जहाँ पे वो बैठता है, चाय वाले के पास, पान वाले के पास, वो यार ऐ कर मेरे मुंडे ने में रखी दी है, ठीक है ना? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਕੈਟ ਬਚ ਲਾਂਦਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ऐसा ही है। अच्छा वैसे ये भी है, मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, लेकिन मैं अपने जो कुछ पढ़े लिखे दोस्त हैं उनसे ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। ऐसा ही है। हाँ हूँ मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक लेकिन देखिए ना, पैसे मैं ज़्यादा कमा रहा यही हूँ। बात करना चाह रहा हूँ कि अगर सिर्फ नौकरी के हसूल के लिए या ये सोचकर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि यार इसमें ज़्यादा स्कोप है, इसमें हम ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं जी, इंजीनियर बंदे की तनख्वाह इतनी, डॉक्टर बन गए तो इतना एक दिन का कमा लेंगे, ये वो, जब सोच हमारी ये हो जाएगी ना तो फिर सिलेक्शन नहीं मैटर करती। फिर वो बंदा कहता है जी जिधर ज़्यादा पैसे उधर चले जाने ऐसी। मैंने अब तक ये क्वेश्चन जिनसे ही पूछा ना कि हम लोग तालीम क्यों हासिल करते हैं, पता क्या क्या आमतौर पर जनरलाइज मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, मुझे पता क्या क्या जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाए, सही है। या हमारी मतलब जो है मैं पढ़ना, कोई बड़ा सियाना बंदा को टकरेगा ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इल्म हासिल करना चाहता हूँ, वो पता चल जाता है उसकी सियानत से, ठीक है। कुछ होते भी हैं जो वाकई में चाहते हैं। तीसरा सवाल जवाब मुझे ये मिला है, मेरे अब्बू कहते सन कि घर में को पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, ख़ानदान में को पढ़ा लिखा इंसान, एक ये भी फैक्टर है पढ़ाई का। एक मेरे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं मेरे, माशाल्लाह। तो उनसे अक्सर और बेशतर ना उर्दू के वो मेरे टीचर, और बहुत कभी कभार जो भी मेरी चीज़ें होती हैं जिन सवालों का जवाब नहीं मिलता, मैं उनसे कंसल्ट करता हूँ, सर ये मसला, वो मुझे बहुत अच्छी मतलब रहनुमाई करते हैं आगे से। उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया कि सर हम पढ़ते ही क्यों हैं, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया। कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होने के लिए पढ़ते हैं, आज़ाद होने के लिए पढ़ते हैं, ताकि हम लोग जो हैं आज़ाद हो सके, हम चीज़ों को देख सकें जो कि हमको नज़र नहीं आती। देखना सिर्फ आँखों से देखना नहीं होता, ठीक है। ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म को एक्सप्लेनेशन दी इस चीज़ की कि इंडिपेंडेंस, हम आज़ाद होने के, हम कैद हो जाते हैं पढ़ के, हमने पढ़ लिया ना, हम उल्टा कैद, अब मैंने या आपने कोई चीज़ पढ़ ली, अब हम कैद होंगे, उस चीज़ के बाउंड होंगे। अगर आपको ये कहा जाए बेग साहब फलां काम करना है आपने, मैं पढ़ा लिखा आदमी है, मैं उन्हें काम करांगा, ये देखना, ये पढ़ाई है हमारी, ठीक है। मुझे कहो आप सब आपने ये काम करना है, मैं नहीं पढ़े हैं करना कभी भी नहीं। वो है ना, वो लड़कियों को घर वाले पढ़ाते हैं कि रिश्तेदारी नूं दसना साड़ी कुड़ी ने बीए कीता, ठीक है। तो ये मतलब इंडिपेंडेंसी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं अच्छे तरीके से करूँगा। जो पहले बंदा करता है ना, ठीक है वो करता है, लेकिन उसके अंदर मे भी वो फलाह हो, लेकिन मैं एजुकेटेड हूँ, मैं अगर ये छोटा काम है मैं इसको बड़े पैमाने पर लेके जा सकता हूँ। ये होती है एक आज़ाद सोच। ये कैसी आज़ाद सोच है एजुकेशन की कि बंदा आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान जिसको कहा जाए ये काम करना है, हाँ ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है। लेवल क्या होता है? लेवल तो वही है जो आपने बनाना है, कुछ करने से पहले कौन सा लेवल है, गोल सेट कर, बिल्कुल सही बात। लेवल कुछ अच्छा मुझे ये बताएं, दूसरी हुकूमतों का और हमारी हुकूमत का क्या फ़र्क है पढ़ाई के लिहाज से? अगर देखा जाए जीडीपी के हवाले से तो पाकिस्तान इन्वेस्ट कितना करता है या दूसरे मुल्क कितना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है वो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन ममालिक की निस्बत थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करता है एजुकेशन के अंदर। लेकिन मेरा ये मानना वाइज जीडीपी, हाँ जीडीपी जो है, लेकिन मेरा मानना पता क्या है, जितना पाकिस्तान इन्वेस्ट करता है ना, अगर इसके माहौल या जो हमने अभी फैक्टर जो देखे हैं जिसके अंदर उस्ताद हैं, माहौल है, रट्टा सिस्टम है, पेपर पैटर्न है, अगर इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए ना तो ये जो जीडीपी पाकिस्तान जो थोड़ी भी लगाता है ना वो भी पूरे पैसे पूरे कर दे। निज़ाम आप कहते हैं कि निज़ाम जो है ना, मैनेजमेंट जो है ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। कि ये अगर ये सारी चीज़ें एक तरीका आ जाए ना चीज़ों को चलाने का, ठीक है, तो बंदा जो है वो, आप तो मैकेनिक कि आपको इस बात का ज़्यादा पता होगा कि अगर बाइक है ना कोई भी, उसको अगर तरीके से चलाया जाए ना ज़्यादा माइलेज दे जाती है। बिल्कुल। अगर उसके अंदर पेट्रोल आपने बिल्कुल फुल टैंकी भरी हुई है लेकिन आपको चलाने का तरीका नहीं है बाइक को, ठीक है, आप कोई टोया नहीं देखते, कोई टिप्पा नहीं, हर जगह लगाते जा रहे हैं, वो आपको आउटपुट नहीं देगी उस तरह से, चाहे वो जितनी मर्जी नई बाइक है। लेकिन अगर पुरानी भी है, चलाने का तरीका है आपको, तो आप थोड़े के साथ भी अपना काम चला सकते हैं। तो जीडीपी जो है वो उस हिसाब से मैटर नहीं करती, लेकिन
अगर उसकी मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो तो, मेरा ये ख्याल है। 2.4%। हाँ इतनी है समथिंग, इतनी जीडीपी जो है वो कर, लेकिन आपके नज़दीक में बांग्लादेश है, इंडिया है, उनकी भी तकरीबन मोस्टली थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इंडिया परसेंटेज वाइज इतनी है, थोड़ी सी परसेंटेज ज़्यादा वाइज। होगी, लेकिन इंडिया का इंडिया एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स हैं, 336 मिलियन मेरे ख्याल से। बड़े बड़े सीईओ देख लें आप लोग, काफ़ी ज़्यादा फर्क है। गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, ये बड़े बड़े सीईओ सारे इंडिया से निकले हैं, उनका एजुकेशन पेप्सी का सीईओ मेरे ख्याल से, कोक का कि पेप्सी का इंडियन है। उनका ज़बरदस्त सिस्टम है। गूगल का सीईओ इंडियन है, हाँ, सुंदर पिचाई। तो देख लें ना, अभी ये तो नहीं हम कहेंगे, आमतौर पर लोग यही भी कहते हैं ना कि यार उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ से लोग निकलते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों की आबादी कम है, कोई एक ही सीईओ बना लो। अगर 6 उनके हैं तो 7वां तो पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान को होना चाहिए, लेकिन वो नहीं सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बहुत हाई है, पाकिस्तान की निस्बत पाकिस्तान इंडिया से कम मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी में, आईटी में पाकिस्तान इंडिया से 20 साल पीछे है। उनका ISRO भी है, स्पेस एजेंसी भी स्पेस उनकी तो एजेंसी है, भी कुछ है। ना कुछ तो वो कर रहे हैं ना। कोई नहीं हमारे पास, उनके पास अगर स्पेस एजेंसी है तो हमारे पास मीम है। उनका वो क्रैश हुआ है चंद्रयान, तो बस मीम्स बना दिया, ये नहीं कहा कि यार कम से कम वो स्पेस में तो पहुंच कोशिश गया तो ना, की है हम उन्होंने, किधर हैं? अटेम्प्ट तो किया उन्होंने। बात दरअसल इस तरह से है कि जो थिंकिंग लेवल है ना उनका, या वो जिस तरह से भी है, वो एक बच्चे को ना पैकेज बनाती है, ठीक है। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम एक लफ्ज़ टैग लगाते हैं स्पेशलिस्ट। वो मोटरसाइकिल वालों ने भी लिखा होता है होंडा स्पेशलिस्ट, वो कहीं ने लिखा होता, मैंने नहीं वैसे लिखा क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं अपने खुद को बहुत बड़ा मैकेनिक नहीं मानता। ये जो लफ्ज़ है ना स्पेशलिस्ट, मैं कहता हूँ ये बर्बादी की पहली जड़ है। और आखिरी भी यही है। पैकेज जो है ना, पैकेज, आप पैकेज बनना चाहिए इंसान को यार। अब मैं हूँ ना, मैं अगर एज अ टीचर हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मुझे और कोई काम नहीं आता, सिर्फ टीचिंग आती है, मेरा टीचर काम है, और ये कहता रहूँ जी पैसे कमा, पैसे ना हर काम होता है, तो यार फिर तुमने क्या सीखा है या क्या किया है? बंदे को फुल एक पैकेज होना चाहिए। मैं इस तरह अक्सर वो ना, अक्सर बच्चों को कहता हूँ, बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या बने या क्या करें, या किस तरह से हमारा किस तरह से हम सोसाइटी में सरवाइव करेंगे या क्या करेंगे आगे चल के, या आपकी तरह कैसे बनना चाहिए, अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ बच्चे कुछ भी ना करो, ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट ना करो, बल्कि एक पैकेज बनो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई में ठीक हो, तो आपको खेल में भी ठीक होना चाहिए, ऑलराउंडर ऑलराउंडर होना चाहिए। खेल में ठीक हो तो कोई आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मामलों में जो काम है वो करने चाहिए। आज किसी ने गाड़ी रखी है तो टायर चेंज करने नहीं आता, ऐसे ही थोड़ी माड़ी मोटी जो ट्यूनिंग करनी नहीं आती यार बच्चे को, तो हर लिहाज से उसको पैकेज बनना चाहिए। और बच्चे को अक्सर मैं यूँ कहता हूँ कि डोंट बी अ टीचर। मैं खुद टीचर हूँ उनका, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि डोंट बी अ टीचर, बी अ स्कूल। जैसे स्कूल में एक स्कूल के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, टीचर्स मौजूद होते हैं, पीएन अलहदा से, उसके काम अलहदा से हैं जी, क्लर्क के काम अलहदा से हैं, अब एक टीचर के काम अलहदा से हैं। तो एक स्कूल की मानद होना चाहिए कि आपके पास या कोई भी डिफ़िकल्टी है जिसको फेस करो, आपके पास उस वक्त वो चीज़ें एबिलिटी होनी चाहिए। तो जब इंसान का ये वाला इनफरादी तौर पर जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो वही बंदा मैं कहता हूँ चेंज ला सकते हैं। और इस पे बात जितनी मर्जी हम कर लें वो तो मुकम्मल हो ही नहीं सकती, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हम अगर देखें ना, बस ये है यार कि हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें साथ साथ। अगर हम उसको डिस्कस करते हैं ना, पहले तो अपने आप पे इम्प्लीमेंट जैसे करें ना। आपका ये माशाल्लाह सवाल था कि मैं क्यों माशी हालात के अलावा क्यों नहीं पढ़ सका, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी उसकी नॉलेज होती है ना कि यार मेरे क्या ड्रॉबैक थे या मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टी पेश आई थी, तो आप आइंदा अपनी नस्ल, अपने बच्चों को फ्यूचर में वो चीज़ें प्रोवाइड करें। सबसे बड़ा चीज़, हाँ बिल्कुल, सबसे अपने बड़ा आप पे पहले चीज़, सबसे बड़ा चीज घर से शुरू होता अगर है। आपके पास वो चीज़ें नहीं थी, अगर मुआशी हालात के हवाले से थी, तो आप खुद उस काबिल बने कि यार मैं अपना एक अच्छा पैकेज दूंगा अपने बच्चों को। अब मैं उनको ये जो मुझे नहीं मिल सका उनको दूंगा मैं। या गली मोहल्ले में कोई बच्चा आप देखते हो कि यार, या आपके पास सबसे बड़ी मिसाल, यार आपकी दुकान पे कोई शागिर्द आता है, बिल्कुल ठीक है, वो कहता है यार, कोई वालिदा न मजबूरी में लेके आता है जी कि ये बच्चा काम सिखाना है, और आप कहते हो जी उसको ठीक है जी कर लो। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी उसको सोचो ना कि यार नहीं अंकल जी, उनको समझाओ, आज मैं भी नाना इतने आया होंदा तो मैं भी कितना इधर लगा होंदा, बिल्कुल ठीक है, यदि उम्र नहीं, इनू पढ़ाओ, नमाज सिखाओ। छोटे छोटे चेंज हैं। अगर डॉक्टर के पास मरीज़ आता है ना और उसको वो 3 दिन टाइम की दवाई देता है, साथ में ये कहते हैं ना कि भाई नमाज तो बाद खानी है, तो उसमें यकीनन चेंज आएगा।
टीचर अगर कह देना कि ये काम इतने बजे अकेडमी आनी है, और अकेडमी का टाइम 5 मिनट रोक के उसको सब जितने भी स्टूडेंट आए होते हैं रोक कर मस्जिद में ले जाए, या डेली के डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार जुम्मे के दिन हर टीचर को कहा जाए कि क्लास में आपने एक अच्छी बात करनी है। बिल्कुल। बच्चे के करीब जाके पूछो यार उसको मसला क्या है, घर में कोई परेशानी है, कोई वैसे तंग करता है, अब्यूज़ करता है, कोई मसले मसाइल है, या कोई बच्चा नहीं आता या छोड़ देता है तालीम। कितने स्टूडेंट हैं या कितने टीचर्स हैं या कितने अदारे हैं, सिर्फ खारिज करने के अलावा कितने अदारे घर जाकर पूछते हैं जी आप क्यों नहीं आते, क्यों छुड़वाया बच्चे को। तो अगर हम इनफरादी तौर पर ये मामला देखें तो यकीनन चेंज आ सकता है। और ये मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा कोई है भी नहीं कि आपके पास वसाइल होंगे तो ये काम करेंगे। ये हम इनफरादी तौर पर भी खुद ये अमल ला सकते हैं। और इस वीडियो के ज़रिए आई होप कि कुछ ना कुछ कुछ सुने बंदे और कुछ अगर उनको बात समझ आती है। लेकिन हम इतने कोई बड़े उलमा या कोई इतने बड़े टीचर नहीं हैं कि हम इस पे बहस कर सकें या बता सकें। बस हमारे जो ख्यालात हैं ना उसको हम सामने लेके आ रहे हैं कि ये बातें हैं सारी। तो मेरे ख्याल से हर बंदे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कोई इंडिविजुअल बंदा अपनी जिम्मेदारियां बस से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दे कोई भी इंसान, चाहे वो एक उस्ताद है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी किस्म के अदारे का सरबरा है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देना। कोई कहता है ना कि अपने पाँव सीधे कर ले पूरी लाइन सीधी हो जाती है, तो सिर्फ किसी ना किसी को पाँव सीधे करने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने पाँव सीधे। कोई इंडिविजुअल भी वैसे बंदा नज़र नहीं ना आता जो कि उसकी भी वजह है मुआशरे में खड़ा होके अपने पैसे से कोई कुछ कर सके, कोई लाइब्रेरी बना सके या कुछ ऐसा। अब मैंने किताबें पढ़नी है दराज से मंगवानी पड़ती हैं, कोई पता नहीं उन्होंने वो हार्ड कवर वाली भेजनी है। वो इंडिविजुअल आप बन जाए, यही तो हम कह रहे हैं कि पहला स्टेप, जिसने पहला कदम अब आपने उठाना है ना, तो आपकी मंजिल की तरफ एक कदम कम हो गया। देखेंगे हमने कदम उठाया ही है ना। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसे वाले जो लोग हैं ना, मैंने शायद आपको पहले भी ये बात बताई थी, जूस पे मैं बड़ी रिसर्च करता हूँ। इसराइल में ना वो अमीर जितने भी जूस है वो सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने $1 बिलियन इकट्ठे किए उन्होंने 1949 में, 1949 में। तो उन्होंने कहा हम एक सिनेगॉग बनाएंगे बड़ा आलीशान सा इबादत करने के लिए। सिनेगॉग उनकी इबादत की जगह जैसे मस्जिद मंदिर। लेकिन वो उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला वो उधर कुछ सियाने जो यहूदी थे ना, उन्होंने कहा कि भाई सिनेगॉग को छोड़ो, ये $1 बिलियन जो है ना ये एजुकेशन पे लगाओ, कोई एजुकेशन ट्रस्ट बनाओ ताकि आने वाली जो यहूदी नस्लें हैं वो तालीम याफ्ता हो और तालीम के ज़रिए अपने खुदा तक पहुँचे हो। तो अगर एक गैर मुस्लिम इस तरह की सोच रखता है, बिल्कुल, और मुसलमान जिसकी इब्तिदाई कहाँ से बिल्कुल। और हाँ देखें, फिर वो चीफ रबी था जो उनका उस वक्त का, उसके ज़हन में ये बात बैठी है और उसने एजुकेशन ट्रस्ट बनवाया है अपने, वो एजुकेशन पे सारा उसने पैसा लगाया, लाइब्रेरीज वगैरह जो भी उसने बनवाया है। और आज देखें जैसे भी हैं वो, उन्होंने तालीम को हासिल किया है। 100% जूस जो है ना 100% पढ़े लिखे हैं। कोई एक यहूदी भी पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो अनपढ़ हो। और 98% यहूदी जो है ना वो आला तालीम याफ्ता हैं, हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। 98.2% समथिंग लिटरेसी रेट उनका बहुत है। हालांकि क्रिश्चियंस की तादाद उनसे बहुत ज़्यादा है। जूस की तादाद मेरे ख्याल से 22 मिलियन है, 2,20,00,000 हैं वो, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन 100% लिटरेसी रेट है उनका। क्रिश्चियंस की तादाद तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा है और उनका लिटरेसी रेट पता कितना है हायर एजुकेशन का? 40%। हिंदूज़ का 11% और मुसलमानों का पता कितना है? 2% होगा मैक्सिमम। 2% हायर एजुकेशन मुसलमान हासिल करते हैं, जिनको कहा ये गया था इक़रा पढ़। बस इसके ऊपर फिलहाल अफसोस बनता है और नेक्स्ट के लिए कोशिश बनती है भाई ये कि वो इंडिविजुअल खड़े हुए हैं सिनेगॉग बनाने के लिए और उनको कहा कि पैसे तो इकट्ठे हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं जी हमारा पैसा वापस दें, उन्होंने बनाया है। नहीं हमारे तो यहाँ पे डैम का पैसा ही वापस मांग लेते हैं। 100 रुपया करते हैं, 10 रुपये देते हैं, 10 रुपये वापस मांगते हैं। उन्होंने पैसे नहीं वापस लिए, उन्होंने कहा ठीक है हमने पैसे दे दिए आप लगाओ।
बस यही है भाई कि जूस की और भी बड़ी स्टोरीज है मेरे पास के वो सक्सेसफुल क्यों है, लेकिन वो फिर कभी वो तो करेंगे। सारे ही भाई किसी दौर में मुसलमान भी सक्सेसफुल थे एजुकेशन की बेस पे, तलवार की बेस पे नहीं, एजुकेशन की बेस पे। अब तक देखे ना कि यूनान से तालीम मुसलमानों के पास आई, मुसलमानों से ये स्पेन से होती हुई यूरोप के पास गई, यूरोप की तालीम फिर से वापस मुसलमानों के पास। तो ये एक साइकिल चल रहा है। वो जब मुसलमान पढ़े Education की लिखे थे base तो पे। वो वेस्टर्न खुद कहते हैं उसको डार्क एजिस, ऐसा ही है, कि हम हमारे पास कुछ भी नहीं था, था। डार्क एजिस बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इनको तो खाना पीना मुसलमानों ने सिखाया कि भाई कांटे के साथ इस तरह से खाते हैं, वो तो सारा कुछ। तो मकसद ये है कि एजुकेशन हर एक चीज़। तो ये मेरा से दुनिया में, तारीख़ में, बल्कि पूरी दुनिया की, इंसानियत की तारीख़ में ये पहली दफ़ा है जो सारी की सारी कौमें हैं ना दुनिया में, जितने भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये वो एजुकेशन हासिल करते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है, बिल्कुल। जिसकी आजकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जितनी मर्जी देख लें, जितने भी बिलियनर आपको मिल रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के आपको मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर आज के दौर में। मॉड्यूल्स हैं वो सारे। हाँ, सारे के सारे डिमांड है ना मार्केट में। हमारे यहाँ पे अभी भी उर्दू के अंदर पंखड़ियाँ के गुलाब की सी हैं हम अभी भी वहाँ पे अटके हुए हैं जहाँ पे अब से 20 या 25 साल पहले अटके हुए थे। तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, अल्लाह ताला बेहतर छोटे करेगा। छोटे पॉइंट हैं, इतना बड़ा ये देखें, ये बड़ा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि हम कर ना सकें या ये ना। अगर हम इकट्ठे होकर इनफरादी तौर पर करते करते एक चेन बना लें चेंज ना, खुद से ही तो आएगा, यार मैंने ये पहले करना है। खुद को चेंज करना पड़ेगा, फिर ही कुछ आइंदा भी होगा। और दूसरी बात, मैंने ये करना है और मैंने ये करने भी दिया है, मैं इम्प्लीमेंट भी करवाना है इस चीज़ का, कि अगर मैं इस चीज़ को फेस करता हूँ, मैंने इसको अपने ऊपर ज़ात पे लागू किया है, तो मेरे साथ जितने ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे चाहे सख्ती से करवाना पे, उनसे इम्प्लीमेंट करवाना है मैंने। बिल्कुल। करते करते आई होप सो कि ये चेंज ठीक हो है, सके। अब तो हम अगर बातें करते रहे तो हम तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी बैठे रहते हैं, तो हमारी ऑडियंस ना ज़्यादा बोर हो जाए, तो यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ।